पिछले वीडियो के अंदर हमने काउंटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो काउंटर्स के अंदर हमने वेरी बेसिक देखा। उसमें हमने देखा सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, एसिंक्रोनस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा प्रीसेट और क्लियर का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर से हम लोग सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में बात करेंगे। और जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर से। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स। तो जब कभी हम शिफ्ट रजिस्टर को एज अ काउंटर यूज करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट रजिस्टर काउंटर। अब इस कैटेगरी के अंदर दो काउंटर्स आते हैं। पहला होता है जॉनसन काउंटर और दूसरा होता है रिंग काउंटर। ठीक है, तो ये दो काउंटर हम लोग शिफ्ट रजिस्टर काउंटर के अंदर कवर करते हैं। तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिंग काउंटर से। ठीक है, तो रिंग काउंटर की वर्किंग समझेंगे काफी डिटेल में कि किस तरह से काम करता है और क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ये चीज भी हम लोग समझेंगे। तो रिंग काउंटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिंग काउंटर हेडिंग डाल लेना, रिंग काउंटर तो रिंग काउंटर में लिखना in a shift register if output of the last stage in a shift register if output of the last stage is connected to the input of the first stage is connected to the input of the first stage, then it forms a closed loop or a ring, and such a counter is called as ring counter. Such a counter is called as ring counter. अब देखो किस टाइप से इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। शिफ्ट रजिस्टर में हमने बोला था सभी फ्लिप फ्लॉप कौन से होने चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप। ये चीज हमने बोली थी भाई। तो देखो मैं डी फ्लिप फ्लॉप ले रहा हूं, 4 बिट का काउंटर बना रहा हूं। 4 बिट के काउंटर का मतलब है कि 4 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी। हर फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करेगा। ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। अब क्या कर रहे हैं, देखो D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 और D0 एंड Q0। अब हमने शिफ्ट रजिस्टर को बोला था कि सिंक्रोनस सर्किट होता है, तो सभी स्टेजेस में क्लॉक सेम पास की जाती है। अभी तक देखो सिर्फ मैं शिफ्ट रजिस्टर बना रहा हूं, तो शिफ्ट रजिस्टर सिंक्रोनस था इसीलिए सभी स्टेजेस की क्लॉक सेम है। और फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगर्ड है इसीलिए क्लॉक पे दिखाया गया है ट्रायंगल। अब कास्केडिंग कैसे होती थी, Q3 D2 में जाता था, Q2 D1 में, Q1 D0 में, और इधर से Q0 निकलता था, इसे बोलते थे सीरियल आउटपुट। इधर से D3 अंदर जाता था, इसे बोलते थे सीरियल इनपुट। तो यही सीसो रजिस्टर था, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो पहली स्टेज का इनपुट होता है सीरियल इनपुट और लास्ट स्टेज का आउटपुट होता है सीरियल आउटपुट। अब मैंने क्या बोला कि क्लोज लूप बना लो, लास्ट के आउटपुट को फर्स्ट के इनपुट से कनेक्ट कर दो। तो ऐसा करके अगर एक क्लोज लूप बना दी जाए तब इसे कहते हैं रिंग काउंटर। ठीक है, अब इसके आउटपुट कैसे लोगे, चारों बिट को आउटपुट में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चारों
आउटपुट आ गए। यानी काउंटर के काउंट में 4 बिट्स हम लोग शो करेंगे, Q3, Q2, Q1 और Q0। तो 4 बिट का काउंटर है। और हम लोगों ने क्या किया है कि हमने लास्ट स्टेज के आउटपुट को फर्स्ट स्टेज के इनपुट से कनेक्ट कर दिया है। अब बात है, जब ये शिफ्ट रजिस्टर है तो इसको एक छोटे ब्लॉक डायग्राम में भी मैं दिखा सकता हूं। ब्लॉक डायग्राम में कैसे दिखाओगे, देखो कि यहां पे हम लोग दिखा देंगे क्लॉक सिग्नल है, और हम ये दिखा देंगे कि फर्स्ट स्टेज का इनपुट लास्ट स्टेज के आउटपुट से कनेक्टेड है, और ये 4 आउटपुट हमें मिल जाएंगे इस टाइप से। तो ये हो गया एक रिंग काउंटर का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला ब्लॉक डायग्राम हम यूज कब कर सकते हैं, ऐसा हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब एक शिफ्ट रजिस्टर बन रहा हो। तो जहां कहीं एक शिफ्ट रजिस्टर जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वहां हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। अब क्या करते हैं, इसकी वर्किंग समझने के लिए पहले शिफ्ट रजिस्टर की तरह ही चलते हैं। देखो, इसकी वर्किंग समझने के लिए मेरे पास 4 बिट हैं, Q3, Q2, Q1, Q0। और ऐसा मान लो कि पहले वाले का D3 है जो इनपुट है। इनिशियली जब क्लॉक 0 है, मान लो जैसा मैंने प्रीसेट और क्लियर के बारे में बताया था, मैंने सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर किया हुआ है, तो सभी क्या हैं, 0 हैं। अब मैंने D3 लगाया 1, D3 में एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूं, जबकि D3 में गया क्या है, Q0। तो यहां एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि हम D3 में एक्सटर्नली कोई इनपुट लगा पाए। तो मैंने क्या इनपुट लगा दिया है, 1। अब पहला क्लॉक एज आया, ये इधर गया 1 0 0 0। सेकेंड क्लॉक एज आया 1 0 0, और ये लास्ट वाली बिट आएगी यहां पे 0। ठीक है, क्योंकि Q0 कहां गया है, D3 में। बस शुरू करने के लिए D3 अलग से लगाना पड़ा। अब आगे D3 नहीं लगाओगे, आगे जो Q0 है वही किसका काम करेगा, D3 का। ठीक है, तो Q0 विल वर्क एज D3। तो Q0 क्या था, अब देखो Q0 क्या है, 0 है, तो D3 भी क्या है, 0 है। अगले पे आ जाओ, 0 0 1 0। अब Q0 क्या है, 0 है, तो D3 किसके बराबर है, Q0 के। फोर्थ पे आ जाओ, अगले क्लॉक एज पे 0 0 0 1। ठीक है, अब D3 क्या हो गया, 1 हो गया। अगली क्लॉक एज 0 0, सॉरी ये वाला 1 0 0 0। तो हमारे पास कौन सा काउंट आ गया, जो पहली क्लॉक एज पे था वही कौन से एज पे आ रहा है, 5वें पे। बस इसमें इतना ध्यान देना कि मैंने काउंटर का काउंट शुरू करने के लिए D3 को पहले बाहर से 1 किया, उसके बाद मैं D3 को सिर्फ Q0 की मदद से ही चलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे D3 के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर देखो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनी। अगर स्टेट्स की मैं बात करूं, पहली स्टेट है इसकी 1 0 0 0। ये 4 0 वाली कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगी। अगली स्टेट देखो 0 1 0 0, इसके अगली 0 0 1 0, और आखिरी 0 0 0 1। तो 4 स्टेट्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है 4 स्टेट्स आर पॉसिबल और आर यूज्ड। पॉसिबल कितनी थी, अगर 4 बिट हैं तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, 2 की पावर 4 यानी 16। तो अनयूज्ड कितनी रह गई, पॉसिबल 16 है, यूज 4 हुई हैं, अनयूज्ड रह गई 12 स्टेट। ठीक है, तो रिंग काउंटर में 12 स्टेट्स का यूज हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 16 में से 4 स्टेट का ही यूज करते हैं। दूसरी बात ध्यान दो
कि रिंग काउंटर के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक बिट 1 हो सकती है चारों में से, ठीक है, जैसा कि किसके अंदर हुआ था, डिकोडर के अंदर भी हुआ था। तो इसके अंदर वाला पॉइंट लिखो, इन रिंग काउंटर of n bits, in ring counter of n bits, only n states are used, only n states are used, and rest of the 2 to the power n minus n, तो 2 की पावर n माइनस एन क्या कह रहा हूं, 2 की पावर n माइनस 16 माइनस n यानी 4, ठीक है, 2 to the power n minus n states are unused, next point, only one output of a ring counter, only one output of a ring counter can be high at a time, so it is similar to decoder, output, and hence we do not need any decoder, to decode the states, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब स्टेट्स बाइनरी नंबर में चलती हैं, जैसे 000 001 इस तरह से अगर चलती हैं तो हम डिकोडर लगा देते हैं उस स्टेट को डिकोड करने के लिए, लेकिन यहां बाय डिफॉल्ट डिकोडेड फॉर्म में चल रही है तो डिकोडर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो अगर वेवफॉर्म की बात करें, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है इसीलिए सिर्फ मैं पॉजिटिव एजेस को नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब वन बाय वन मुझे आउटपुट बनाने हैं। सबसे पहले Q3 की बात करते हैं। तो देखो Q3 पहले क्लॉक एज पे हाई चला जाएगा जैसे ही इनपुट हाई आएगा, तो Q3 में क्या था, पहले क्लॉक एज पे हाई चला गया, अगले क्लॉक एज पे ये लो चला गया। अब ऐसे ही Q2 के बारे में बताओ, Q2 में क्या हुआ था, Q2 सेकेंड क्लॉक एज पे हाई जाता है, थर्ड पे वो भी लो चला जाता है। Q1 तीसरे क्लॉक एज पे हाई जाता है, चौथे पे वो भी लो चला जाता है। Q0 चौथे क्लॉक एज पे हाई जाता है, एक समय पे एक ही हाई हो सकता है ना, फिर वो भी लो चला जाता है। अब जब Q0 भी लो हो गया तो वापस कौन हाई हो जाएगा, Q3। एक साइकिल के लिए ये हाई हुआ, फिर ये भी लो हो गया। Q3 के हाई होने के अगले साइकिल में Q2 हाई हो जाएगा, फिर ये भी लो चला जाएगा, ठीक है। Q2 के एक साइकिल बाद Q1 हाई हो जाएगा, फिर ये भी लो चला जाएगा। Q1 के एक साइकिल बाद Q0 हाई हो जाएगा, फिर ये भी लो, और Q0 के एक साइकिल बाद कौन हाई हो जाएगा, Q3। तो इस तरह से बारी बारी से चारों एक एक साइकिल के लिए हाई होते हैं, तो ये चारों की वेवफॉर्म बन जाएगी। अब देखो इसमें टोटल टाइम पीरियड किसी भी वेवफॉर्म का देखो, जैसे Q3 का देखो, ये ऑन कितनी देर के लिए है, ये ऑन है T क्लॉक के लिए,
और बाद में ऑफ कितनी साइकिल के लिए है? ये ऑफ है 3t क्लॉक के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं t ऑन इज t क्लॉक, t ऑफ इज 3t क्लॉक। तो अगर टोटल टाइम पीरियड चाहिए t, तो वो होता है t ऑन प्लस t ऑफ विच इज 4t क्लॉक। अब देखो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर ये सब पैरामीटर जानने हैं तो वेवफॉर्म बनाई जाए, ऐसा नहीं होता। बिना वेवफॉर्म के भी काम हो सकता है। देखो कैसे, ये स्टेट्स थी मेरे पास, तो मैंने बोला 4 स्टेट है, 4 स्टेट में कितना टाइम लगेगा? चारों में टी क्लॉक लगेगा, तो टाइम पीरियड हो गया 4t क्लॉक। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 4t क्लॉक। उसमें से एक पीरियड में एक आउटपुट हाई होता है, यानी ऑन टाइम क्या हुआ? टी क्लॉक। टोटल टाइम क्या हुआ? 4t क्लॉक। और इन दोनों की मदद से अगर चाहो तो ड्यूटी साइकिल निकाल सकते हो। इट विल बी टी क्लॉक अपॉन 4t क्लॉक, यानी 1/4। तो ड्यूटी साइकिल कैसे लिखोगे? ड्यूटी साइकिल इज t ऑन बाय टोटल टाइम t, दैट इज 1/4। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल भी निकाली जा सकती है। बट आगे से ये ध्यान रखो कि हर बार वेवफॉर्म की जरूरत ना पड़े। बिना वेवफॉर्म के भी तुम अगर ये स्टेट्स पता कर लेते हो तो तुम काउंट कर सकते हो कितना टाइम पीरियड है और कितना ऑन टाइम है। ठीक है, और यही मेथड एग्जाम के अंदर ज्यादा यूजफुल होता है रेदर देन कि वेवफॉर्म बनाने बैठे। एग्जाम में इतना टाइम कभी नहीं मिलेगा कि आराम से वेवफॉर्म बना के डिराइव किया जाए। ये क्लियर हुआ रिंग काउंटर कैसे काम करता है? तो हमने क्या बोला, रिंग काउंटर के अंदर शिफ्ट रजिस्टर है, कौन से वाला? सीसो। लेकिन हमने सीरियल आउटपुट को किससे जोड़ दिया है? सीरियल इनपुट से। तो वर्किंग कैसे हो रही है कि एक समय पे एक ही बिट हमारी 1 होगी और वो सर्किट में घूमती रहेगी। ठीक है, और हमने क्या पता लगाया कि टाइम पीरियड जो बनता है वेवफॉर्म का वो बनता है 4t क्लॉक। तो देखो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट is n into t clock, where n is number of bits, और जितने बिट्स होती हैं उतने ही फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं। अगर ये आउटपुट का टाइम पीरियड आ गया तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन n इंटू टी क्लॉक। 1 अपॉन टी क्लॉक होता है f क्लॉक, f क्लॉक बाय n। ठीक है, तो हर एक आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बनेगी f क्लॉक बाय n। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो f क्लॉक बाय 4, चारों आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो इसमें वाला पॉइंट लिखो, ईच आउटपुट ऑफ द रिंग काउंटर, ईच आउटपुट ऑफ अ रिंग काउंटर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी f clock upon n, f clock upon n. So we can say that ring counter, divides the clock frequency by a factor of small n, and hence it works as a frequency divider. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने के काम में हमारा ये काउंटर आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? आगे चलते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, अगर काउंटर के किसी आउटपुट से मैं एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूं और मैं ये जानना चाहूं कि कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है। देखो जैसे अगर से ब्लॉक डायग्राम के टर्म्स में बात करें
तो सपोज मेरा 4 बिट का काउंटर है, ये मैंने क्लॉक लगा रखी है, और ये पहला इनपुट लास्ट आउटपुट से कनेक्टेड है। अब मान लो यहां मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो Q3 है, Q3 इस रेजिस्टेंस के लिए सप्लाई का काम करेगा। ये बात क्लियर है? अब मुझे क्या पता है किसी भी रेजिस्टेंस में पावर कैसे निकाली जाती है? एवरेज पावर, इट इज VRMS स्क्वायर बाय R। यही रेजिस्टेंस की पावर होगी, VRMS स्क्वायर बाय R। अब मुझे ये पता लगाना है जो Q3 पे वोल्टेज है उसकी RMS वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरलाइज करने के लिए ड्यूरिंग ऑन टाइम हम ऐसा बोल देंगे V इक्वल टू V ऑन, फिर बोलूंगा ड्यूरिंग ऑफ टाइम V इक्वल टू V ऑफ। मैंने ऑन और ऑफ टाइम की दोनों की वोल्टेजेस बता दी। अब ये RMS वोल्टेज कैसे निकलती है, देखो, अंडर रूट 1 बाय टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 टू t v स्क्वायर dt। ठीक है, ये RMS का कंसेप्ट सिग्नल और नेटवर्क के अंदर बहुत अच्छे से कवर होगा। तो VRMS क्या होती है? 1 बाय t 0 टू t v स्क्वायर dt। अब जो टाइम पीरियड है उसके अंदर दो हिस्से हैं, टी ऑन है और टी ऑफ है। तो 1 बाय टी, अब देखो इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ रहा हूं, 0 से टी ऑन, 0 से टी ऑन वोल्टेज क्या होगी? वी ऑन, और फिर 0 से टी ऑफ, क्योंकि दो हिस्से हैं ना, उस दौरान वोल्टेज क्या होगी? वी ऑफ। ठीक है, या तो 0 से टी ऑफ की जगह ना इसको ऐसे लिख लो, बाद में टी ऑफ पे ले आऊंगा, टी ऑन से टी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, VRMS, V ऑन तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? V ऑन स्क्वायर इंटू टी ऑन प्लस V ऑफ स्क्वायर इंटू टी माइनस टी ऑन। सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया है, तो VRMS क्या हो गया? अंडर रूट में देखो, V ऑन स्क्वायर इंटू टी ऑन बाई टी प्लस V ऑफ स्क्वायर 1 माइनस टी ऑन बाय टी। अब टी ऑन बाय टी को क्या बोलते हो? ड्यूटी साइकिल। अगर इसको ड्यूटी साइकिल बोलते हो तो ये बना V ऑन स्क्वायर इंटू डी प्लस V ऑफ स्क्वायर 1 माइनस डी। ये आ गया। अब जब एवरेज पावर निकालोगे तो VRMS का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लोगे तो रूट हट जाएगा, बाय R। तो ये हो जाती है एवरेज पावर। अगर कोई रेजिस्टेंस इसके आउटपुट पे कनेक्टेड है, जो पावर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी आउटपुट की RMS वैल्यू है उसका यूज करते हुए मैंने पावर को डिराइव किया है। और सिंस सारे आउटपुट एक साइकिल के लिए हाई होते हैं 4 साइकिल में से, तो सबकी RMS वैल्यू भी बराबर आएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि Q3 पे जोड़ो, Q3, Q2, Q1, Q0 कहीं भी जोड़ो, रिजल्ट हमेशा यही आएगा। अब ज्यादातर क्या होता है, अगर देखो ऐसा होता है यूनिपोलर कोडिंग अगर होती है, अगर यूनिपोलर एनकोडिंग होती है, तो इसमें क्या होता है, जो लॉजिक 1 होता है यानी ऑन जो होता है उसे लिखते हैं 5 वोल्ट, और जो लॉजिक 0 होता है उसे लिखते हैं 0 वोल्ट।
तो ये हो गया तुम्हारा V ऑन और ये हो गया V ऑफ। वहीं अगर बाइपोलर की बात आ जाती है, बाइपोलर एनकोडिंग की, तो जो 1 होता है उसे लिखते हैं 5 वोल्ट से, जो कि हो गया V ऑन, और जो 0 होता है उसे लिखते हैं -5 वोल्ट से, जो कि हो गया V ऑफ। तो V ऑन और V ऑफ डिपेंड करता है कि एनकोडिंग कैसी की है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फ्रेम होता है तो तुम्हें V ऑन और V ऑफ की वैल्यू वो गिवन रखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि किस तरह से हम लोग पावर डिराइव कर रहे हैं। अब देखो इस पे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्सेप्ट को और अच्छा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना, इनिशियली D नॉट इक्वल टू 1, इनिशियली D नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, then find the power dissipation, in 10 kilo ohm resistor, power dissipation in 10 kilo ohm resistor with unipolar encoding, ठीक है। अब देखो ये कितने बिट का रिंग काउंटर है, पहले तो ये रिंग काउंटर है या नहीं देखो रिंग काउंटर या शिफ्ट रजिस्टर जज कैसे करते हो, ऑल फ्लिप फ्लॉप आर डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सेम क्लॉक एंड देन कास्केडिंग। ये 3 कंडीशन होती हैं जिनसे मालूम चलता है कि एक शिफ्ट रजिस्टर है। और शिफ्ट रजिस्टर में जब लास्ट आउटपुट फर्स्ट इनपुट से कनेक्ट हो जाए, लास्ट आउटपुट इक्वल टू फर्स्ट इनपुट, तब ये बन जाता है अपना रिंग काउंटर। ठीक है, तो रिंग काउंटर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। तो पहले ये इंश्योर करना जरूरी होता है दैट इट इज वर्किंग एज अ शिफ्ट रजिस्टर। अब इसमें 10 किलो ओम रजिस्टर यहां दे रखा है, इसने इसके अंदर पावर पूछी है। तो पावर के लिए मुझे क्या नॉलेज है कि पावर मैं कैसे निकालूंगा, Vrms स्क्वायर बाय R, जिसको अभी हमने लिखा था V ऑन स्क्वायर इंटू डी प्लस V ऑफ स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन R। अब रिंग काउंटर की खासियत यह होती है कि हर एक बिट सिर्फ एक पीरियड के लिए हाई रहती है ठीक है, हर एक बिट सिर्फ एक पीरियड के लिए हाई रहेगी। तो ऑन टाइम फिक्स है टी क्लॉक। अब मैंने बोला था टोटल टाइम पीरियड होता है n इंटू टी क्लॉक, वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कितने फ्लिप फ्लॉप है यहां, 2, तो ये हो गया 2 टाइम्स टी क्लॉक। तो ड्यूटी साइकिल क्या हो गई, टी ऑन बाय टोटल टाइम टी, यानी 0.5। अब देखो जब पावर निकालोगे, यूनिपोलर कोडिंग बोला है, तो यूनिपोलर एनकोडिंग में ऑन स्टेट वोल्टेज क्या हुई 5, तो 5 स्क्वायर इंटू 0.5 प्लस 0 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.5 बाय रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, तो 25 5 125, तो 1.25 मिलीवॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पावर डिराइव कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो आंसर आएगा 1.25 मिलीवॉट। ये बात क्लियर हुई। तो इसमें हमारा रिंग काउंटर का पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है जब ये पावर टाइप का मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं। तो ये ध्यान रखो बस, रिंग काउंटर में एक बिट एक समय पे हाई हो सकती है, सारी बिट एक साथ हाई नहीं हो सकती। तो एक बिट सिर्फ टी क्लॉक के लिए ही हाई होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखना कि हमारे पास 5 फ्लिप फ्लॉप है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो।
ठीक है, ये 5 फ्लिप फ्लॉप है। अब इनकी नंबरिंग कुछ ऐसे है, D1 Q1, D2 Q2, D3 Q3, D4 Q4 एंड D5 Q5। ये 5 फ्लिप फ्लॉप है। पांचों में अपना क्लॉक सिग्नल जा रहा है। ये पांचों में क्लॉक सिग्नल गया। अब पांचों कास्केडेड हैं, तो मेरी जो सारी कंडीशन थी कि सभी फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप हो, कास्केडेड हो, सब में सेम क्लॉक हो, वो सेटिस्फाई हो गई। अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो ये क्या बन गया, रिंग काउंटर। ठीक है, पहले तो बन गया शिफ्ट रजिस्टर, और लास्ट आउटपुट को जब पहले इनपुट में भेजा जाए तब ये क्या बन जाता है, एक रिंग काउंटर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये रिंग काउंटर है। अब इसके बाद देखो Q3 और Q5, Q3 और Q5 इन दोनों का किया गया है और इसके साथ हमने आगे जोड़ा एक रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है अपना 10 किलो ओम का। अब क्वेश्चन लिखना, assume that the duty cycle of the clock is 30%. Duty cycle of the clock is 30%, and initially D1, D2, D3, D4, D5 equal to 0 1 0 1 0। ठीक है, इनिशियली D1, D2, D3, D4, D5 is 0 1 0 1 0। Find the average power dissipated. Find the average power dissipated in the 10 kilo ohm resistor. Average power dissipated in the 10 kilo ohm resistor। ठीक है, using unipolar encoding, तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और अगर अटेम्प्ट कर चुके हो तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये चेक करो क्या शिफ्ट रजिस्टर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है। सेम क्लॉक है, डी फ्लिप फ्लॉप है और सारे कास्केडेड है। शिफ्ट रजिस्टर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। तो हम क्या करेंगे हम इसके अंदर ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में दिखा देंगे ऐसे। अब इसके अंदर Q3 और Q5 इन दोनों का और किया गया है, और Q5 जो है पहले इनपुट से भी कनेक्टेड है। ऐसा ही कुछ नेटवर्क बन रहा है। अब लेकिन इसके अंदर देखो, 2 बिट्स एक समय पे हाई हैं, और रिंग काउंटर के अंदर 2 बिट कभी भी एक साथ हाई नहीं हो सकती। दैट मीन्स इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर रिंग काउंटर, क्योंकि रिंग काउंटर में एक समय पे एक ही बिट हाई होती है। तो ये वाला पॉइंट लिखो in this counter 2 bits are high. In this counter 2 bits are high simultaneously. 2 bits are high simultaneously, so it does not operate as a ring counter, तो लेकिन इसको शिफ्ट रजिस्टर की तरह तो ट्रीट कर ही सकते हैं। अगर शिफ्ट रजिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो
तो हम क्या कहते हैं, देखो इसकी साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही देखो क्लॉक एज आएगा, क्लॉक एज आते ही जो डी इनपुट था वो कहां पहुंच जाएगा, क्यू पे। डी फ्लिप फ्लॉप का यही तो काम होता है कि क्लॉक एज आने पे डी वाली वैल्यू क्यू पे पहुंच जाती है। तो पहले क्लॉक एज पे क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 1 0 1 0। और एक काम करते हैं, y की वैल्यू भी लिख लेते हैं। y क्या है, Q3 और Q5 का और, तो y क्या हो जाएगा, 0। अगले क्लॉक एज पे शिफ्टिंग होना शुरू होगी, 0 1 0 1, और Q5 वाली वैल्यू घूम के यहां आती है, तो ये हो गई 0। ठीक है, अगला क्लॉक एज फिर से शिफ्टिंग कर लो, और y भी लिखते चलो, Q3 और Q5 का और 1, फिर से शिफ्टिंग कर लो, 0 0 1 0, और ये 1 घूम के आ जाएगा 1। ठीक है, अगले क्लॉक एज की बात करो, फिर से शिफ्टिंग करो, 1 0 0 1, और ये लास्ट वाला 0 घूम के आएगा 0। फिफ्थ 0 1 0 0, लास्ट वाला 1 घूम के आया 1। मैं ऐसा तब तक करूंगा जब तक मुझे सेम ना मिल जाए। 6, फिर से करो, 1 0 1 0, और ये 0 घूम के आ गया 0। तो देखो वापस सेम आ गया, 0 1 0 1 0। तो यानी 6th क्लॉक साइकिल पे रिपीटिशन आता है। अब y भी लिख लो, 0 और 0 का और, Q3 Q5 का 0, 0 और 1 का और 1, 1 और 0 का 1, 0 और 0 का 0। तो इसके अंदर कितनी स्टेट्स बनी, देखो इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट यूनिक है, 0 1 0 1 0, ठीक है, फिर 0 0 1 0 1, फिर 1 0 0 1 0, फिर 0 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0 0, और फिर वापस से यही आ जाती है 0 1 0 1 0। तो कितनी स्टेट्स यूनिक हुई, 5 स्टेट्स। जब 5 स्टेट यूनिक हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 5 टी क्लॉक, 5 टी क्लॉक हुआ। अब इसमें y कितनी बार हाई हुआ, y हाई हुआ 3 बार, तो y का ऑन टाइम हुआ 5 में से 3 बार हाई है, तो 3 टी क्लॉक। यानी अगर ड्यूटी साइकिल की बात करोगे, जो कि होता है ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, कितना आएगा, ऑन टाइम बाय टोटल टाइम, ये आएगा 3/5। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां ड्यूटी साइकिल डिराइव कर सकते हैं। तो इसको जस्ट मैंने एज अ शिफ्ट रजिस्टर ट्रीट किया है, इसके अंदर मैंने काउंटर का कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। अब इसके अंदर देखो, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा है कि क्लॉक की ड्यूटी साइकिल कितनी है, क्लॉक की ड्यूटी साइकिल हमें बताई गई है 30% है। यानी देखो, जो क्लॉक को अभी तक तुम एक सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव बनाते आए हो, क्लॉक अब एक स्क्वायर वेव नहीं है। क्लॉक ऑन होगी 30% टाइम के लिए और ऑफ रहेगी 70% टाइम के लिए। तो क्लॉक मैं बनाता हूं, देखो ऑन टाइम छोटा होगा, ऑफ टाइम बड़ा होगा, फिर ऑन टाइम छोटा होगा, ऑफ टाइम बड़ा होगा। इस तरह से क्लॉक सिग्नल बनेगा। ठीक है, हमेशा ऑन टाइम छोटा और ऑफ टाइम बड़ा, क्योंकि इनके बीच में 30-70 का रेशो है। ठीक है, अब हमें मतलब किससे है, क्लॉक के पॉजिटिव एज से, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। तो मैं पॉजिटिव एज को नीचे ले आता हूं, क्योंकि मुझे वेवफॉर्म पॉजिटिव एज के हिसाब से बनानी है।
ठीक है। अब मैं सीधा y की वेव फॉर्म ले रहा हूं, देखो y पहले क्लॉक एज पे क्या आया 0, अगले क्लॉक एज पे क्या हो गया 1, फिर अगले पे क्या हो गया 0, फिर उससे अगले 2 पे 1, फिर उससे अगले पे फिर से 0। ठीक है, ये 0 तो यही वाला रिपीट हो गया, फिर यानी अगले पे फिर से 1 आएगा, इस तरह से चलेगा। अब अगर इसका टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड ये बनेगा 5t क्लॉक। ठीक है, रिपीट होने का पैटर्न जो है उसके हिसाब से। अब इसमें ऑन कितने टाइम के लिए है, ये वाला t क्लॉक और ये वाला 2t क्लॉक। यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉक की ड्यूटी साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑन हमेशा 3t क्लॉक के लिए है और ऑफ हमेशा किसके लिए, ऑफ है बाकी के 2t क्लॉक के लिए। तो इट मींस ड्यूटी साइकिल ऑफ क्लॉक विल नॉट अफेक्ट द आउटपुट y बिकॉज वी आर ओनली डीलिंग विद द एज ऑफ द क्लॉक बट नॉट द ऑन टाइम ऑफ द क्लॉक। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना the duty cycle of the clock does not affect the output waveform because all flip-flops are edge triggered, so we only check the output at the clock edge regardless of the duty cycle of the clock, ये बात समझ आई। तो ये जो 30% ड्यूटी साइकिल दी है ये सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका यूज नहीं होगा। अब देखो एवरेज पावर जब निकालोगे तो फॉर्मूला क्या था, V ऑन स्क्वायर इंटू डी प्लस V ऑफ स्क्वायर 1 माइनस डी अपॉन R। अब मैंने यूनिपोलर बोला है तो 5 स्क्वायर इंटू डी कितना है 3/5, V ऑफ होगा 0, 1 माइनस 3/5 अपॉन R कितना है 10 किलो। तो 5 स्क्वायर इंटू 3/5 हो गया 15, तो 1.5 मिलीवॉट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस। ये बात क्लियर हुई कि डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर तुम टेबल बनाते हो कभी भी तो टेबल बना करके हम लोग आंसर को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वेवफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती। ये वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ करके क्यों दिखाया है, वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग ये समझ पाए कि इस वेवफॉर्म के अंदर आउटपुट इंडिपेंडेंट है क्लॉक की ड्यूटी साइकिल से। तो ये बात आगे ध्यान रखना, अगर एज ट्रिगरिंग होती है तो क्लॉक का ऑन टाइम क्या है उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब सिर्फ होता है क्लॉक के एज से। ठीक है, अब देखो जब हमें ये चीज क्लियर हो गई कि रिंग काउंटर का एनालिसिस कैसे करना है, तो अब एक चीज याद करो, जब रिंग काउंटर मैंने शुरू किया था तो मैंने ये बोला था इनिशियली पहले इनपुट को मैंने हाई रखा था। ठीक है, जिससे कि पहले क्लॉक एज पे आउटपुट हो गया था हाई। तो इसका मतलब रिंग काउंटर को चलाने के लिए शुरू में तुम्हें हाई इनपुट देना जरूरी है, वरना ये नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? अब देखो, अगर इनिशियली चारों बिट 0 हैं और वो लूप में घूम रही हैं, चारों बिट 0 हैं, लूप में घूम रही हैं, तो चारों बिट हमेशा क्या रहेंगी 0। 1 तो आ ही नहीं सकता ना कहीं से भी, तो 1 हमें देना पड़ेगा एक्सटर्नली, तब जाके रिंग काउंटर काम कर पाएगा। बात समझ आ रही है? 0 0 0 0।
अब ये आगे आगे बढ़ी, लास्ट वाली पहले में आके जुड़ गई, तब भी चारों क्या रही 0, फिर आगे बढ़ी, फिर लास्ट वाली पीछे आ गई, तब भी क्या रहा हमेशा 0। तो चारों बिट हमेशा 0 रहेंगी जब तक हम बाहर से 1 ना दें, और बाहर से 1 देना पड़ेगा अगर रिंग काउंटर को वर्क कराना है। तो ये रिंग काउंटर का ड्रॉबैक होता है कि ये खुद से काम नहीं कर सकता, यू हैव टू गिव 1 इनपुट एज 1। तो ये वाला पॉइंट लिखना, ऐसे लिख लो, ड्रॉबैक ऑफ रिंग काउंटर, ड्रॉबैक ऑफ रिंग काउंटर। तो इसमें लिखना, if all flip-flops are reset, if all flip-flops are reset, then all outputs will remain 0, then all outputs will remain 0 throughout, and hence the counter will not start, and hence the counter will not start. So ring counter is not a self-starting counter, is not a self-starting counter. We need to give input as 1, we need to give input as 1, then only it can work, then only it can work. अब देखो, अगर सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बनाना है जिसमें कि तुम्हें इनपुट अलग से ना देना पड़े, तो जैसे मान लो D3 Q3, 4 बिट का ही लेता हूं, D2 Q2, D1 Q1, और ये D0 Q0। अब देखो, हम ऐसे जोड़ देते हैं, कास्केडिंग कर दी मैंने। शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए बाकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, सभी को कॉमन क्लॉक जानी चाहिए और सारे फ्लिप फ्लॉप क्या रहने चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप। तो बेसिकली ये शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसे रिंग काउंटर बनाना है, तो अभी तक हम क्या करते आए हैं कि लास्ट आउटपुट को डायरेक्टली फर्स्ट इनपुट से जोड़ दिया जाए। अब ऐसा नहीं करते हैं, अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड लास्ट और उससे नेक्स्ट बिट है, इनका ले लेते हैं नॉर और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहां से, ठीक है। तो LSB और MSB छोड़ के जितनी भी बिट्स हैं सबका क्या ले लोगे, नॉर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, LSB और MSB को छोड़ करके सभी बिट्स का नॉर लिया जाएगा और फिर उसे कहां कनेक्ट करोगे, फर्स्ट के इनपुट में। तब ये बनता है सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखना, टू रियलाइज a self-starting ring counter, to realize a self-starting ring counter, और चाहो तो देखो इसके अंदर MSB भी फीड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट LSB को फीड मत करना, वो चीज मैं बताऊंगा क्यों नहीं किया LSB को। To realize a self-starting ring counter, we connect the input of first flip-flop, we connect the input of first flip-flop with NOR of all the bits, with NOR of all the bits except LSB, except LSB। अब देखो, इसका एनालिसिस पढ़ने के लिए पहले इसे ब्लॉक डायग्राम में ले आते हैं। ब्लॉक डायग्राम की कंडीशन मैंने क्या बता रखी है कि ये शिफ्ट रजिस्टर होना चाहिए।
जिसका मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप कास्केडेड और सब में सेम क्लॉक। अब हमने क्या कर रखा है कि इसे नॉर गेट में ले रखा है इस टाइप से, ठीक है। अब ये मैं डायग्राम रिमूव कर रहा हूं और ये देखते हैं ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से इसकी वर्किंग क्या होगी। अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग बन गया है तो इसमें 1 एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है, बात ठीक है। इसमें 1 एक्सटर्नली देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर चारों जीरो से भी स्टार्ट करूं तब भी मेरा काउंटर वर्क करना चाहिए। यह बात क्लियर है? अगर चारों जीरो से भी स्टार्ट करें तब भी वर्किंग में आना चाहिए, यही हमारी कंडीशन होगी। तो देखो मैं ये बोलता हूं इसके अंदर D3 क्या होगा, Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 का नॉर। अब मैं ऐसा लिखता हूं क्लॉक D3 Q3 Q2 Q1 Q0। इनिशियली ये मान लो ये चारों जीरो हैं, ठीक है। अब देखो Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 इन तीनों का नॉर क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 का बार 1, तो 1 आ गया। अभी क्लॉक नहीं लगाई थी, अब मैं क्लॉक पल्स लगाता हूं तो डेटा ट्रांसफर होना शुरू होगा 1 0 0 0। आ गया वर्किंग में, आ गया 1 1 कहां से आ गया, क्योंकि D3 में मैंने Q0 ना डाल के Q3 Q2 Q1 का क्या डाला है, नॉर, और वो क्या था 1, तो Q3 में क्या आ गया 1। अब देखो Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 का बार 1 प्लस 0 का बार 0, तो अगले क्लॉक एज पे क्या होगा 0 1 0 0। सही चल रहा है, एक बार में एक ही 1 होना चाहिए, ठीक है। इतना देखो बस, ये आउटपुट है तुम्हारा। अब अगला देखो 0 1 और 0 का नॉर, तो ये आएगा 0। अगला क्लॉक एज आया 0 0 1 0, फिर से 0 0 1 का नॉर 0। अगला क्लॉक एज आया 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या होगा 0 0 0 का नॉर 1 होगा, ताकि जब अगला क्लॉक एज आएगा तो फिर से 1 0 0 0। अब देखो अगर Q0 भी नॉर में ले लिया होता तो क्या होता, चारों का नॉर क्या आता, चारों का नॉर क्या बनता बताओ, 0 बनता, तो अगला वापस घुसता 0, फिर क्या होगा, चारों 0 हो गए। तो मैं 4 0 वाली स्टेट को अवॉइड करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने Q0 को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि रिंग काउंटर के अंदर कभी भी चारों 0 नहीं होते। रिंग काउंटर की कंडीशन ये होती है ऑलवेज देयर मस्ट बी 1 बिट इक्वल टू 1, एक बिट हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ रिंग काउंटर। तो अगर मैं Q0 को भी लेता, फिर से समझो, Q0 को भी लेता तो चारों का नॉर करता, चारों का नॉर क्या आता 0, तो यहां पे मैं लिखता 0 0 लिखता, तो यहां पे भी क्या आता 0, तो ये बन जाते चारों 0। तो वो स्टेट को अवॉइड करने के लिए Q0 को इंक्लूड नहीं करते। तो ये वाला पॉइंट लिख लो, if LSB is also included, if LSB is also included in the NOR gate, in the NOR gate, then all zeros, then all zeros also becomes, all zeros also becomes a part of, all zeros also becomes a part of state diagram of ring counter, state diagram of ring counter। तो चारों 0 भी एक स्टेट डायग्राम का हिस्सा बनेगी, यानी वो भी एक वैलिड स्टेट कहलाएगी। ये बात क्लियर हुई? अब देखो रिंग काउंटर चाहे तो डी फ्लिप फ्लॉप की जगह हम बना सकते हैं जेके या एसआर से भी। तो एक एग्जांपल लेता हूं, देखो अगर जेके से बनाना है, अगर जेके से बनाओगे तो क्या करोगे,
जैसे J4 K4, सॉरी J3 K3, Q3 Q3 का बार, ठीक है। ऐसे ही अगला J2 K2, Q2 का बार, ऐसे ही अगला J1 K1, Q1 का बार, J0 K0, Q0 और Q0 का बार, ठीक है। ये 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए। अब सभी में क्या जानी चाहिए? सेम क्लॉक जानी चाहिए। ये मैंने सब में सेम क्लॉक भेज दी। अब शिफ्ट रजिस्टर की अगली कंडीशन क्या होती है? सब कास्केडेड होने चाहिए। तो देखो कास्केडिंग कैसे होती है, इस तरह से। हमने जेके से डी बनाना कैसे सीखा था कि जे में दो डी और के में दो डी बार। इसीलिए यहां क्या कर रहा हूं, जे में दे रहा हूं क्यू, तो के में क्या दे रहा हूं, क्यू बार। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? ये एक डी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करेगा, और लास्ट वाला आउटपुट पहले इनपुट में फीड कर देंगे। ये बात समझ आई? इट विल वर्क एज अ डी फ्लिप फ्लॉप। सेम चीज अगर तुम्हें एसआर से भी करनी है तो कर सकते हो, बस जेके की जगह एसआर लिख दोगे। तो रिंग काउंटर कैन ऑल्सो बी डिजाइंड यूजिंग जेके एंड एसआर। तो ये वाला पॉइंट लिखना, रिंग काउंटर कैन ऑल्सो बी डिजाइंड, रिंग काउंटर कैन ऑल्सो बी डिजाइंड using JK flip-flop, using JK flip-flop, or using SR flip-flop, or using SR flip-flop if J is connected, if J is connected to Q output of the previous stage, if J is connected to Q output of previous stage, then K must be connected, then K must be connected to Q bar of the previous stage, to Q bar of the previous stage। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहां पे जेके डी फ्लिप फ्लॉप का काम करेगा। तो असेंशियली हमने एक शिफ्ट रजिस्टर ही बना लिया, बट बाय द यूज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो, फिर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो इसमें लिखना, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द काउंटर, व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द काउंटर आफ्टर third clock pulse, after third clock pulse, if initial state Q1 Q0, if initial state ऐसे लिख लेना, Q1 Q0 equal to 0 0, Q1 Q0 equal to 0 0। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट दे रखी है, तीसरी क्लॉक पल्स के बाद क्या स्टेट आएगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम गिवन है। तो इसमें ये तुम्हें बताना है कि तीसरी पल्स के बाद क्या स्टेट होगी। इसी फॉर्मेट में बता देना है, 0 0 0 1 1 0 या 1 1, कुछ ऐसी स्टेट तुम्हें पता लगानी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में
शिफ्ट रजिस्टर काउंटर का सेकंड पार्ट हम देखेंगे जो कि था जॉनसन काउंटर। ठीक है, तो रिंग काउंटर के बारे में इतना ही। इसमें अगर याद रखने वाली बातें करें कि याद क्या क्या रखना है, तो याद इतना रख सकते हो कि इसका टाइम पीरियड एंटी क्लॉक होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ बिट्स, और इसमें हर बिट सिर्फ टी क्लॉक के लिए ऑन होती है। इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड केस आया तो उसको हम शिफ्ट रजिस्टर की तरह ही डील करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमें रिंग काउंटर के बारे में नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें बताया जिसमें पावर पूछते हैं, तो उसमें क्या निकाली जाती है, आरएमएस वोल्टेज। तो बस उतना अगर पता है तो तुम इसके क्वेश्चन बना सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जॉनसन काउंटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।